नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ नई कहानी के साथ, जहाँ आपने यहाँ सुना था कि कौशल वंश के और मगध वंश के राजा एकत्रित होते हैं अपने बच्चों के दुख शोक मनाने के लिए, अपने बच्चों की मौत का। कौशल वंश के राजा का छोटा पुत्र और मगध राज्य के बड़ी बेटी की मौत का शोक मनाने कौशल वंश के राजा मगध राज्य में आते हैं। ये खबर महीनों या हफ्तों पहले पूरे राज्य में दी जाती है। मगध के हर नागरिक को ये बात पता होती है कि कौशल वंश के राजा हमारे यहाँ अतिथि के तौर पर पधारेंगे और उनकी देख रेख की जिम्मेदारी पूरी प्रजा की होगी, और इसलिए पूरी प्रजा ज़ोर शोर से उनकी देखभाल में लग जाते हैं। जहाँ एक तरफ दुख का माहौल था, वहीं एक उम्मीद भी थी कि अब फिर से दोनों राजा एकत्रित हुए हैं इतने सालों बाद, तो अब हमारे राज्य में और खुशहाली आएगी और अच्छे तरीके से हमारे राज्य की देखरेख हो पाएगी। बहुत सारी उम्मीदें दोनों राज्य के लोगों को थी, क्योंकि अब दोनों राज्य एक राज्य बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। प्रजा एक दूसरे के साथ व्यापार के साथ साथ विवाह युद्ध संबंध भी तैयार कर चुके थे। इसी वजह से कई प्रजा के लोगों में एक परेशानी ये भी थी कि जो कि दोनों राजाओं के सिर्फ बेटे हैं और बेटी नहीं, तो फिर शादी कैसे होगी? और अगर शादी नहीं हुई तो क्या ये समझौता अभी तक जैसे चलता आया वैसे ही चलेगा, या फिर कोई समस्या उत्पन्न होगी? अगर कोई समस्या हुई तो कोई समस्या ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे प्रजा के लोग कि राजाओं के बीच कोई समस्या ना हो। इसलिए प्रजा पूरा ध्यान रखने की तैयारी कर रहे थे कौशल वंश के राजा के, क्योंकि अगर उनके दोनों राजाओं के बीच किसी भी तरह का वाद विवाद हुआ तो सज़ा प्रजा को मिलेगी, क्योंकि अब तक पूरी तरीके से प्रजा एक दूसरे से घुल मिल चुकी थी। प्रजा जो कि पूरी तरीके से एक दूसरे से घुल मिल चुकी थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध बन चुके थे प्रजा के बीच। अगर उन्होंने किसी भी तरीके से दोनों राजाओं के बीच वाद विवाद हुआ तो इसका असर प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जो कोई भी प्रजा बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। प्रजा का हर एक व्यक्ति कोशिश करना चाहता है कि राजाओं के बीच संबंध अच्छे रहें और दोनों राज्य के लोग इसी तरह हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। लेकिन इतना आसान नहीं था ये सब, क्योंकि इतना आसान तब इसलिए नहीं था क्योंकि कौशल वंश के राजा को पहले से ही शक था कि मगध के राजा अपनी बेटी की मौत के सच को छुपा रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटी की मौत हो गई हो। बेटे की मौत हो सकती है पर बेटी की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि बेटियां बहुत ज़िद्दी होती है। ऐसी सोच थी कि बेटे मर सकते हैं क्योंकि वो पैदाइशी कमज़ोर होते हैं, लेकिन बेटी नहीं मर सकती क्योंकि वो पैदाइशी ज़िद्दी होती है। उनमें बहुत ज़िद होता है, जीवन के प्रति बहुत खिंचाव होता है। जैसे उसे ये इस बात पे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ है, कुछ तो छुपा रहे हैं। ये शक दूर करने के लिए वो मगध का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और मगध में आते हैं। दिन तारीख सब तिथि सब अच्छे से युक्त किया जाता है और उस दिन में वो आते हैं। उसके 2 दिन के बाद तीसरे दिन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उस यज्ञ में मगध के राजा और उनकी पत्नी बैठी थी और कौशल वंश के राजा और उनकी पत्नी बैठी थी, और दोनों के पुत्र उनके बगल में बैठे हुए थे। यज्ञ 2 दिन तक चलेगा। इसी सोच के साथ सब लोग अपना काम ख़त्म कर
यज्ञ में शामिल हुए थे। प्रजा को पूरी तरीके से निमंत्रण दिया हुआ था। हर राज्य के प्रजा वहाँ पे मौजूद थे। कौशल वंश और मगध के राजा प्रजा सब वहाँ मौजूद थे। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर दाई का बेटा नील पूरे महल की छानबीन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वही एक सही वक्त था जब वो महल के ऊपर की कोठरी में जा सकता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऊपर की कोठरी में जाने के लिए कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। जो कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक से समझ उसे नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बार उसने महल की कोठरी तक जाने का एक सीढ़ी ढूंढा था, लेकिन वो सीढ़ी आधे में ही ख़त्म हो जा रही थी। आगे का रास्ता था ही नहीं। उसे होगा कोई तो संकेत होगा जिससे ऊपर जाया जा सके। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा। लेकिन उसे कोई भी रास्ता उस वक्त नहीं मिला। और कोई ना कोई महल के वहाँ पे मौजूद रहता है, घूमते रहते हैं दरबान, जिस वजह से वो कभी भी महल में पूरी तरीके से छानबीन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उस दिन जब यज्ञ हो रहा था, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सब लोग महल के अंदर थे, कोई महल के बाहर नहीं था। सब लोगों को राजा ने आदेश दिए रखा था कि बारिश के वक्त कोई भी महल के बाहर नहीं रहेगा। जो भी है, जहाँ भी है, वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। इंद्रदेव बहुत सालों बाद खुश हुए हैं और यहाँ बारिश हो रही है। दोनों राज्य और भी ज़्यादा आनंदित थे इस बात से कि बारिश हो रही है। साल बाद बारिश के दर्शन हुए थे। पहले तो बारिश हो ही नहीं रही थी, होती भी थी तो कभी कभार इतनी कम होती थी कि खेती ही ढंग से नहीं हो पा रही थी, और कभी इतनी बारिश होती थी कि खेती नष्ट हो जाती थी। 3 साल तक बारिश ढंग हो ही नहीं पाई ठीक से। और जब बारिश हुई इस बार, तो इतनी बारिश हुई कि राजा ने तय किया कि यज्ञ को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए। लेकिन पुरोहित ने कहा कि यज्ञ को टाला नहीं जा सकता। आपने जिस तिथि और जिस मुहूर्त में इस यज्ञ को करने का संकल्प किया है, उसी तिथि उसी मुहूर्त पे इस यज्ञ को करना होगा। लेकिन हाँ, अब जो कि बारिश हो रही है तो यज्ञ बाहर नहीं होगा, लेकिन महल के अंदर यज्ञ वो किया जा सकता है। इसलिए महल के अंदर यज्ञ करने का सारा इंतज़ाम किया जाता है। यज्ञ महल के अंदर शुरू होता है। प्रजा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी महल, लेकिन फिर भी इतनी महल में जगह ज़रूर थी कि दोनों राज्य के आधे प्रजा महल के अंदर आ सके। लेकिन आधे प्रजा कहाँ जाते, इसलिए कौशल वंश के राज्य के जितने भी लोग आए थे मगध में, उनमें से कुछ लोग तो महल में रुके और कुछ लोग अपने रिश्तेदार के घर रुके, क्योंकि जो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके एक दूसरे से रिश्ते बन चुके थे, रिश्तेदार बन चुके थे, तो इसलिए वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके। मगध में बहुत सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर रुके और कुछ लोग महल में रुके जिनके कोई रिश्तेदार मगध में नहीं थे, या फिर जो महल का लुत्फ़ उठाना चाहते थे। उसके बाद कई घंटे की मेहनत के बाद पूजा शुरू हुई। सब लोगों को बैठने का जगह मिला, सब लोग आराम से बैठे, पूजा शुरू हो गई। इधर दाई का बेटा नील पूरी तैयारी में था कि बारिश होते ही, बारिश थोड़ी कम होगी उसके बाद, और जब सब पूजा में बैठ जाएंगे उसके बाद वो महल के बाहर जाएगा और रस्सी फेंकेगा ऊपर किला के ऊपर, ताकि वो चढ़ सके और ऊपर में देख सके कि ऊपर उस जगह पे कौन रह रहा है, उस कोठरी में कौन है। 4 स्तंभ थे
4 कोठरियाँ बनी हुई थी। 4 में से किस कोठरी में कोई रहता है या नहीं रहता, ये जानने के लिए वो चारों में चढ़ने के बारे में सोचता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बारिश हो रही थी। महल के ऊपर चढ़ने के लिए, उस कोठरी को देखने के लिए वो पूजा का इंतज़ार करता है, पूजा शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। पूजा शुरू होते ही वो महल के बाहर जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि सारे दरवाज़े बंद हो गए थे। लेकिन बारिश थोड़ी देर बाद कम हो गई थी, लेकिन जो कि दरवाज़ा बंद था, इसी वजह से महल काफ़ी वक्त तक बंद रहा। लेकिन पूजा के दौरान सारी खिड़कियां खोली हुई थी। हालांकि महल में कोई खिड़की तो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दीवारें ऐसी थी जहाँ पे जगह थी हवा आने और जाने की, जहाँ से बारिश की बूंद आ भी रही। बारिश कम हो गई, ये बहुतों ने ध्यान दिया और दरवाज़े को खोला गया। दरवाज़ा खुलने के बाद उनका जो धुआं था वो महल के बाहर जाने लगा। कई वक्त तक सब लोग, जो कि 2 दिन तक यज्ञ होने वाला था, तो सब लोग पूजा में मगन थे। लेकिन कुछ वक्त बाद सभी धीरे धीरे महल में इधर उधर घूमने लगे, महल को देखने लगे। और जब ऐसा हो रहा था, उसी दौरान वो भी महल के बाहर रस्सी लेकर ऊपर चढ़ने की तैयारी में था। महल के बाहर से जाना आसान नहीं था, लेकिन अगर वो बाहर से चढ़ता है तो बहुत सारे लोग उस पे ध्यान दे देंगे, क्योंकि अब बारिश कम हो गई है। तो वो महल के अंदर जाता है, सूखे कपड़े पहनता है और औरत बनकर पूरे महल में घूमना शुरू करता है। पहले तो वो यज्ञ में बैठा हुआ रहता है चुपचाप। उसके बाद वो महल के आसपास जो लोग यज्ञ में बैठे रहते हैं, वो महल में घूमना शुरू कर देते हैं। वो भी उनके साथ ही महल में घूमना शुरू कर देता है। राजा थोड़ा परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी अपने चेहरे पे लाना नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई महल के अंदर मौजूद था। तो उसे डर था कि कहीं कोई कोठरी तक ना पहुंच जाए और कहीं किसी को पता न चल जाए कि वहाँ पे मेरी बेटी बंद है। इसलिए उन्होंने पहले ही कुछ सैनिक को पहले ही कह दिया था कि कोई भी ऊपर के 4 कोठरियों में ना जाए। अगर कोई जाने के लिए इच्छुक रहे तो उन्हें कह दिया जाए कि वो ऊपर नहीं जा सकते। प्रजा में चाहे जो कोई भी हो, चाहे इस राज्य का हो या किसी और राज्य का, कोई भी प्रजा के लोग महल के ऊपर की 4 कोठरी में से किसी भी कोठरी में नहीं जा सकते। अगर कोई पूछे क्यों, तो उनसे कहना कि ऊपर की कोठरी में सामान भरा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ युद्ध का सामान है, जिसकी वजह से ऊपर की कोठरी में अगर कोई गया तो उसे चोट भी लग सकती है। इसलिए किसी भी कोठरी में कोई भी ना जाए। लेकिन दाई का बेटा ये जानते हुए भी कि ऊपर की कोठरी में जाने की मनाही है, उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसके ज़रिए वो ऊपर की कोठरी में जा सके। हालांकि उसने कई बार प्रयास किया है, लेकिन ऊपर की कोठरी का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिला। इसलिए उसने बाहर जाकर पहले रस्सी फेंकी और उसके बाद खिड़की से छलांग लगा दी और रस्सी को पकड़ लिया। जब कोई नहीं देख रहा था, तब वो रस्सी के सहारे ऊपर की कोठरी के तरफ बढ़ने लगा, महल के बाहर से ही। जब वो चढ़ता गया तो एक कोठरी थी जिस कोठरी में सच में युद्ध का सामान रखा हुआ था। उसे देख उसका मन बहुत उदास हो गया।
उसे लगा सच में राजा सच कह रहे थे कि युद्ध का ही सामान रखा हुआ है। और ये सोचकर वो रस्सी को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आ गए और उसी खिड़की से फिर अंदर आ गए। उन्हें अंदर आते हुए एक औरत देख लेती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं कि मैं तो बाहर का नज़ारा देख रहा था। नज़ारा देखते हुए एक रस्सी हाथ में आई तो मैं बस उस रस्सी को पकड़कर झूल रहा था। अच्छा, ऐसा क्या? यहाँ रस्सी कैसे बंधी हुई है? रस्सी तो यहाँ नहीं बंधी थी। राजा साफ सफाई करवा रहा है क्या? हाँ राजा जी, साफ सफाई तो करवाएंगे ना। आखिर इतने बड़े राज्य के राजा आए हैं तो महल की सफाई तो ज़रूरी है ना। महल की सफाई तो बहुत अच्छी से हुई है। देखिए, अंदर का हर एक फर्श चमक रहा है। चमक तो रहा है, ज़मीन तो सारी चमक रही है, दीवारें भी चमक रहे हैं, लेकिन बाहर की सफाई भी तो ज़रूरी है। अब उसकी ज़रूरत थोड़ी ना है। बारिश हो गई, खुद भगवान ने पूरे महल को साफ़ कर दिया बाहर से। हाँ, ये बात तो सच है। इतने सालों से बारिश नहीं हो रही थी, कितनी मुश्किलें आई सबको, लेकिन आखिरकार बारिश हो ही गई। बारिश होने की वजह से इस बार सच में फसल भी अच्छी होगी। सही कहा, फसल बहुत अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो लोगों को ज़्यादा राजघराने में पैसा या फसल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले बार अकाल पड़ गया था। हाँ, खाने की कितनी किल्लत हो गई थी। खाने की तकलीफ़ कौन समझेगा। राजा को तो हर तरह का खाना मिल जाता है, प्रजा को बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, ये बात तो सच है। राजा जी को तो हर तरह का ऐशो आराम मिल ही जाता है, वो महल के और इस राज्य के राजा जो हैं। वैसे आप यहाँ पे, आप इस राज्य की तो नहीं लगती हैं। हाँ, मैं इस राज्य की नहीं हूँ, मैं तो कौशल वंश के राज्य से आई हूँ। यहाँ पे महल घूम रही थी। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं आप यहाँ की लग नहीं रही हैं। अब क्या मेरे हाथ पैर अलग है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हर इंसान को जानता हूँ और मुझे पता है कि कौन इस राज्य का है कौन नहीं है। आपके चेहरे से ही लगता है जैसे आप इस राज्य के नहीं हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मैं प्रजा में सभी को जानता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे पहचानेगा, पर आप तो पहचान गए। आपसे छुपाना मुश्किल है, आप बहुत समझदार हैं। हाँ, वैसे आप कुछ खाना चाहेंगी आप? ये हाँ बिल्कुल। वैसे खाने का प्रबंध है कहाँ? मैं तो कब से खाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला। महल इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपको खाने की तरफ लेकर जाता हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने बने हैं। रसोइये के पास एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। वहाँ पे ना, उस टेबल पे बैठकर आप जो चाहें वो खाना मंगा सकते हैं और वो खाना आप खा भी सकते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं खुद आपके लिए खाना परोस दूँगा। ओह, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आई। आपको स्वागत में कोई कमी तो नहीं रही ना? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रही। बहुत अच्छे से स्वागत किया। और सफ़र में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। नदी पार करने के लिए इतना बड़ा सा जहाज़ राजा ने हमें दिया। कहा कि हर प्रजा अपनी इस कहानी को सुना। उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी आपको।